हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष और आज आप सभी का स्टडी विद हर्ष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। हमने केमिस्ट्री के सारे निमोनिक्स खत्म कर लिए, तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये बहुत कंसेप्चुअल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको हर संडे एक सरप्राइज और सस्पेंस मिलने वाला है चैनल पर, तो प्लीज चैनल को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो हमें निकालना है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले बात करते हैं ये दो चीजें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और ये पॉइंट चार्ज क्या है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स वहां क्लियर किए। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय स्टडी विद हर्ष, आपको वो लेक्चर मिलेगा। आप उसे देखिए, उसको समझिए, फिर इस लेक्चर को देखिए, तभी मजा आने वाला है, तभी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ओके। ये पॉइंट चार्ज क्या है तभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, चिंता मत कीजिए। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, चलो आप इस पर थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। देखो पॉइंट चार्ज फ्रेंड्स, हो सकता है थोड़ी सी एक्सटर्नल वॉइस हो, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पॉइंट चार्ज ओके। पॉइंट चार्ज क्या होता है भैया, दिखवाते हैं तो चेक कर लें। ठीक है सर, ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। अच्छा, मैं आपको रियल और बेसिक फील दूं अगर पॉइंट चार्ज का, तो ऐसा चार्ज जो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो दैट इज अ पॉइंट चार्ज। जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट हो, वो होता है पॉइंट चार्ज। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसकी एक बेसिक कंसेप्ट, एक फील दे रहा हूं कि होता क्या है पॉइंट चार्ज। ऐसा चार्ज जो एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेस पर कॉन्सेंट्रेट हो, अलग जगह कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, वो होता है पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये बहुत सारे चार्जेस हैं, ये एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, ये एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है और क्या बना रहे हैं, एक पॉइंट, ये क्या बना रहे हैं, पॉइंट चार्ज बना रहे हैं। यहां क्या हो रहा है कि जो आपका चार्ज है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। यही होता है पॉइंट चार्ज। समझ गए क्या होता है पॉइंट चार्ज। ऐसा चार्ज जो एक पॉइंट पर, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, कहीं और डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है पॉइंट चार्ज। बट एनसीईआरटी डेफिनेशन भी लिखती है, उसके बारे में बताती है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है, वो आप सुन लो। When linear size of charged bodies is much smaller as compared to the separating distance between them, size can be ignored and charge cannot be distributed, can be termed as a point charge. सुनो, मान लो ये बहुत सारे चार्जेस हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे रखे हुए। मैंने किन्हीं दो चार्जेस को उठा लिया और चार्जेस बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है ना। मैंने किन्हीं दो चार्जेस को उठा लिया, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, मैंने दो चार्जेस को उठा लिया और ये जो चार्जेस हैं ये वेरी 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 वेरी, अब आप कितनी बार लगा सकते हो, वेरी 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 लगा लो, स्मॉल। समझ गए, बहुत 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 छोटे, समझ गए, ओके, बहुत छोटे। क्लियर हो गई बात। ये इतने छोटे हैं, इनका साइज इतना छोटा है कि जो इनके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर सेपरेटिंग डिस्टेंस है ना, वो बड़ा हो गया। समझ गए, ये इतने छोटे हैं साइज में, ये इतने छोटे हैं साइज में कि इनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो इनके साइज से बड़ा हो गया। इससे क्या हुआ, हमें एक लीनियर साइज दिखने लगा। बस एक ऐसा लीनियर, लीनियर मतलब सीधे स्ट्रेट लाइन, तो हमें एक लीनियर साइज दिखने लगा। और ये लीनियर साइज में जितने भी चार्जेस हैं वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, और यही है पॉइंट चार्ज। आया समझ में, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या होता है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज सिंपली जब चार्जेस का जो साइज है वो उनकी सेपरेटिंग डिस्टेंस से बहुत छोटा हो जाए,
जिसके कारण हमें एक लीनियर साइज दिखने लगेगा और उसी लीनियर साइज में सारे चार्जेस जो है ना वो एक पॉइंट पर, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे पॉइंट चार्ज। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो पॉइंट चार्ज क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, इसको बता दें, बता दें। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है? इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं निकालने के, लेकिन हम बेस्ट टू बेस्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने के लिए। ओके, अब सुन, मान अब डेरिवेशन शुरू हो गई। अब कॉपी पेन निकाल के बैठे रहो और लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अब डेरिवेशन शुरू हो चुकी है। यहीं से हमारा डायग्राम बनेगा और डेरिवेशन शुरू होगी। ठीक है? ओके, मान लो थोड़ी कहानी भी है इसमें, समझना बहुत मजेदार है। इमेजनरी और कंसेप्चुअल कंसेप्ट है। मान लो ओ इज द ओरिजिन, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलो मार्का भी डिस्टर्ब कर रहा। मान लो ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है। ओरिजिन ओ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव ना लिख के मैं डायरेक्ट पॉइंट चार्ज लिख रहा हूं, आप समझ गए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। समझो, ओरिजिन ओ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ओ से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर हमें इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। समझ रहे? ओरिजिन ओ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, आप समझ गए हो। तो ओरिजिन ओ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ओ से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर आपको इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है कि कितना होगा। क्लियर? अच्छा, निकाल लेंगे, सिंपल है। लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पे आओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं पहला लेक्चर देख के आओ, तभी पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आते हैं। मैं बोलना चाहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लो, यही बात कर दी इसने। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में निकालते हैं। अब मुझे बताओ, कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द चार्ज। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये लो, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड या टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर? ये तो आपको पता होगा, सिंपल है। ओके, मतलब ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये अपने आसपास, अपने बाहर की तरफ फील्ड लाइंस को क्रिएट करेगा। मतलब कुछ ऐसा। यहां भी है, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमको यहां भी और भी चीजें लिखनी है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is equal to the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to given point without change in kinetic energy, without change in acceleration. अब सुनो, P से मान लो बहुत बहुत दूर इंफिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है? इस टेस्ट चार्ज को मुझे इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाना है। लेटर से गिवन पॉइंट मेरा P है। ठीक है? और मेरे को इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाने में जितनी भी वर्क करनी पड़ी उसको मैं बोल रहा हूं W। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही तो है। लेकिन जब मैं उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P तक लाऊंगा तो मुझे कैसे लाना है उसको, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इस टेस्ट चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवैलिड हो जाएगा। समझ? इनवैलिड। भले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, बट यहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यहां भी कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशन ये है, अगर आप उस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाते हो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैलिड होगा। समझ गए? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, टेस्ट चार्ज की वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, या एक्सेलरेशन में चेंज
नहीं आना चाहिए। हो रही बात क्लियर? आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बात क्लियर होगी। मिटा दे। तो मतलब मैं बोल सकता हूं, सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सबको पता है ना कि वर्क डन हम किसी फोर्स के द्वारा निकालते हैं, यहां भी वही है। तो हम वर्क डन किस फोर्स के द्वारा निकालेंगे? वो निकालेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स। अभी बताऊंगा आगे। सो लिखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट डिवाइड बाय वही छोटा सा टेस्ट चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, समापन पोटेंशियल। और यहीं से हमको शुरुआत करनी है हमारी डेरिवेशन की। क्लियर? गुड, आया समझ में? वेरी गुड। लिख लिया? मिटा दें? ओके, ये नहीं मिटाता। अच्छा रुको, इसको बाद में मिटा दें। यहां तक लिख लिया? वेरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ गए, पॉइंट चार्ज समझ गए। अब आओ डेरिवेशन पर। डेरिवेशन तो चल ही रही है, वो छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करता जा रहा हूँ कि आपको बाद में दिक्कत बिल्कुल ना हो। हाँ, तो मैंने उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना है और जो भी वर्क डन हुई उसको बोलना है W। ठीक है, बोल दिया। और वो जो वर्क हम कर रहे हैं वो किस फोर्स के द्वारा कर रहे हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ओके। देखो टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज है, तो मैं इसको जर्रा सा फोर्स लगाऊंगा, बहुत ही जर्रा सा, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अचीव कर देगा। इसको मैंने एकदम बहुत बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा न्यूटन का फोर्स लगाया कि अभी भी वर्क डन जीरो ही रहेगी। क्यों यार? वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने फोर्स लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट होगी और वर्क डन होगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फोर्स जो है वो बहुत ही छोटा है। जब फोर्स बहुत 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 छोटा होता है तो वर्क डन जीरो होती है। समझ गए? तो अभी भी वर्क डन जीरो होगा। तो मान लो मेरा टेस्ट चार्ज, ये वाला जो टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी से मैंने उसको छोड़ा, जब बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाया तो यहां तक आ गया, मान लो पॉइंट A तक आ गया टेस्ट चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं। और O से A तक का डिस्टेंस मैं बोलता हूं x। समझ गए? यही दिख रहा ना? अरे बाप रे, बड़ा बड़ा दिया, बड़ा बड़ा ये, अरे यार अब तो ये होना चाहिए। हाँ ठीक, समझ लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, O से A तक का डिस्टेंस जो है वो मैं क्या मान रहा हूं? x मान रहा हूं। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी सुनो, अब कहानी शुरू हो रही है। वैसे भी पहले भी कहानी थी लेकिन अभी भी ये कहानी चल रही है। अभी डेरिवेशन रियली शुरू नहीं हुई है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा फिर डेरिवेशन शुरू होगी। हाँ लेकिन स्टार्ट यहीं से हो। अब सुनो, तो मान लो मेरा टेस्ट चार्ज जो मैंने छोटा सा फोर्स लगाया था उसके कारण वो A पॉइंट तक पहुंच गया, फिर A से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा वो? सुन, अब हमारे पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया, अब उसकी स्ट्रेंथ यहां पक्की हो गई। अब इस टेस्ट चार्ज को मेरा पॉइंट चार्ज रिपेल करेगा। अभी मैं आपको बताऊं वो यहां से यहां कैसे आया, वो मेरे फोर्स से आया, मतलब मेरा फोर्स जो था इसके फोर्स से कम था। समझ रहे हो? जो मेरा पॉइंट चार्ज है, जो फोर्स लगा रहा था इन्फिनिटी पर, वो बहुत कम था। मतलब पॉइंट चार्ज का इन्फिनिटी पर जो इन्फ्लुएंस था, जो स्ट्रेंथ थी, वो बहुत कम थी। तो मेरे जर्रा से फोर्स लगाने पर वो यहां तक तो पहुंच गया, यहां तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्फिनिटी से A पॉइंट, सॉरी माफ करना, इन्फिनिटी से A पॉइंट पर आने तक उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम रहा, उसकी स्ट्रेंथ कम रही। लेकिन जैसे ही वो A पॉइंट पर आया वैसे ही हमारे पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब दिक्कत हो गई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अब लगेगा इस टेस्ट चार्ज पर पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी समझ रहे हो? अब लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, पहले वो ऐसे आ रहा था, देखना, पहले वो ऐसे आ रहा था, फर्स्ट ऑफ मोशन अचीव कर लिया था, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पर पहुंचा वैसे ही हमारे पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया पॉइंट ए पर, स्ट्रेंथ बढ़ गई पॉइंट ए पर। अब क्या होगा? अब होगा ये कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो ये हो जाएगा। अब वो जो अपनी निर्धारित स्पीड से चल रहा था अब नहीं चलेगा, याद रखना, अब वो नहीं चलेगा, अब वो हो जाएगा तेज। अब उसकी वेलोसिटी में चेंज जाएगा,
उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए तो ये पूरी कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट ए पर पॉइंट चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर लगाया जा रहा है, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम इस टेस्ट चार्ज पर लगाएंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर? अब हमने भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड विथ एक्सटर्नल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जो वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी वही वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स की भी होगी, बट इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हमें डायरेक्शन को दिखाने के लिए इनका ऊपर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। समझ गए? यहां हमको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि पॉइंट ए पर पॉइंट चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जा रहा है। तो मैं बोलूंगा, रुको, अब शुरू हो चुकी है, डेरिवेशन शुरू हो चुकी है, याद रखो, लिखना शुरू कर दो। यहाँ से ये पहला पॉइंट है, मतलब पहला आपको लिखना है कि सबसे पहले भाई पोटेंशियल एट पी होगा क्या, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू टी डिवाइड बाय वही छोटा सा टेस्ट चार्ज। फिर लिखोगे कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एट पॉइंट ए, ऐसा लिख सकते हो एट पॉइंट ए पर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विथ एक्सटर्नल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ओके। मैं आपसे पूछता हूं कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जा रहा है पॉइंट चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर एट पॉइंट ए। तो मैं बोलूंगा एफ ए। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। बहुत छोटा एडजस्ट कर लेना प्लीज। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई, जिसे मैं डिनोट करता हूँ, ये होता है। ठीक है, इतना लिख ले, मिटा दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यही होता है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए पूछूं तो क्या होगा, के तो के ही रहेगा, Q1 क्या हो जाएगा पॉइंट चार्ज, Q2 क्या हो जाएगा टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, मतलब Q और Q0 के बीच का डिस्टेंस। जल्दी बताओ, जो सोच रहे हैं R वो गलत, जो सोच रहे हैं R प्लस एक्स वो भी गलत, जो सोच रहे हैं X वो सही। यस, X। यार Q से Q0 के बीच का डिस्टेंस क्या है X, O से A तक के बीच का डिस्टेंस क्या है X स्क्वायर। ये निकला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ए। अब आप लोग ये पूछोगे भैया तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों निकाल रहे हो, पूछेंगे ना लोग, तो पूछेंगे ये क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में आया तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों निकाला पॉइंट ए पर। जायज है उनका प्रश्न, लेकिन मैं आप सबको बता दूं, थोड़ा आप दिमाग चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल एट पी हमने क्या लिखा, हमको तो निकालना ये है, हमारा मेन मोटिव है ये निकालना। भैया अभी भी सुन लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी सुन लो, हमारा मेन मोटिव है ये निकालना, ये निकालना है। निकालना तो ये, तो हमको निकालना है वर्क, तुम फोर्स क्यों निकाल रहे हो। वर्क क्या होता है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना 11th क्लास में। मतलब हमको चाहिए ये, अरे हमारी डिस्प्लेसमेंट तो एक्स होगी, लेकिन फोर्स तो निकालना जरूरी है ना, तो फोर्स निकाल तो लिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मजा आ गया, वेरी गुड। तो बता दें, थोड़ा साउंड होगा उसके लिए सॉरी। क्लियर? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स एट ए वो क्या होगा, इसको ऐसे समझो, एक्सटर्नल फोर्स एट ए दैट इज इक्वल टू माइनस लग जाएगा बस, और कुछ नहीं है, के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। समझ गए? वेरी गुड। मान लो बेचारा हमारा टेस्ट चार्ज धक्के खा, अब सुनो कहानी शुरू होगी। मान लो हमारा टेस्ट चार्ज धक्के खा के बेचारा ए से बी पॉइंट तक आया। ये पॉइंट, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ गए, तो यहाँ लिख रहा हूँ बी पॉइंट तक आया। मान लो हमारा टेस्ट चार्ज धक्के खा के ए से बी आया। अब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया,
ठीक है। अगर O से A तक का डिस्टेंस x है तो A से B तक का डिस्टेंस होगा dx। अब हमें निकालनी है वर्क। फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गई, अब निकलेगा वर्क। अब ये बताओ, अगर बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई तो हमें बहुत छोटा सा वर्क करना पड़ा होगा ना। तो हमने क्या करी, बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की तो बहुत ही छोटू सा वर्क होगा। मतलब dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। और हमें कौन सी वर्क निकालनी है, मतलब किस फोर्स के द्वारा वर्क निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो लिख दो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको मिटा दो, डॉट तो मिटेगा नहीं। अब हम करेंगे डॉट को रिप्लेस। और आपको पता है जब भी हम डॉट को रिप्लेस करते हैं तो क्या लगता है, कास थीटा। क्या लगता है, कास थीटा, कॉस थीटा लगता है। ठीक है, तो मिटा दें सब। अब सब मिटा रहे हैं, फिर से लिखेंगे ये 2 पॉइंट, अभी सब मिटा रहे हैं। लिख लो कॉपी में प्लीज। थोड़ी सी जगह कम है, अभी एडजस्ट करते हैं, फिर बाद में ट्राई करेंगे इसको बड़ा करने का। मैं बोल रहा हूं कि हमको निकालनी है वर्क डन। और वर्क डन पहले फोर्स वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का निकला -k नॉट बाय एक्स स्क्वायर निकला। ये निकला हमारा एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर, माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब मान लो हम ए से बी गए और बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई dx। इसके कारण जो हमें वर्क करना पड़ा वो बहुत ही छोटा सा वर्क था dw। हमने बहुत छोटा सा वर्क किया ए से बी लाने में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी थी। तो dw क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx। अब आपको पता है हम वर्क किसी फोर्स के द्वारा निकालते हैं, तो दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और डॉट को रिप्लेस करेंगे तो क्या लगेगा, कास थीटा। क्या लगेगा, कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, क्या लगा दो, सो dw इज इक्वल टू f एक्सटर्नल dx cos। अब मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, ए से बी जान, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0। और जब एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का या फोर्स या डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होता है तो वहां हमारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो dw क्या आ जाएगा, f एक्सटर्नल d। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अगर हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करते हैं तो वहां क्या लगता है, और हमें चाहिए टोटल, तो वहां क्या लगता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ लगाओ इंटीग्रेशन, तो dw इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f एक्सटर्नल डॉट dx। डॉट कहाँ लगेगा, अब तो डॉट लग चुका है, डॉट को रिप्लेस कर दिया। अब हम 0 से कहाँ जाएंगे, टोटल वर्क डन पे जाएंगे w। और यहाँ लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट, या तो आप लिमिट लगाओ तो कॉन्स्टेंट लगाओ, हम यहाँ लिमिट लगाएंगे। दिक्कत ये है कि बहुत बड़ी दिक्कत आ गई यार, लिमिट क्या लगेगी। हाँ, मैं एक और चीज़ बोल दूँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बेझिझक होकर उस पॉइंट को नोट कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, एक और बार बता देता हूँ। देखो, हम टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से p। ठीक, लेकिन p तो एक पॉइंट है, इन्फिनिटी एज अ लिमिट हम ले सकते हैं, बट p तो एक पॉइंट है, समझे। तो हम इन्फिनिटी से कहां जाएंगे, अब r क्यों गए, कि o को p से सेपरेट कौन कर रहा है, o को p से सेपरेट करने वाला r ही तो है। हम p को एज अ लिमिट नहीं ले सकते। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन के रूल, तो यहां हो गया w, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, f एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिखी, क्या ये लिखी है, क्या लिखी वो लिख दो, -k नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां जा रहा है, इंफिनिटी से, ये बता दो। चलो, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है ये, तो आपको क्वालिटी भी मे बी पॉसिबल थोड़ी कम मिले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छी क्वालिटी देने की। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, जितने भी कांस्टेंट चीजें सबको बाहर निकाल लो, -k q नॉट।
चार्ज भी कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट है, और k तो कांस्टेंट ही होता है 1/x² dx। अब 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज k³ -1/x होता है, -1/x होता है। कैसे होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। पता है क्या होता है? xn+1 डिवाइड बाय n+1। सॉल्व कर लीजिए, ये मिलेगा। समझ गए? मैं डाल दूं? तो मैं कहा था क्या, अब हम क्या कर रखेंगे, लिमिट्स रखेंगे। तो एक एक करके लिमिट रख दो। W = माइनस, और ये वर्क डन किसके द्वारा है, लिख भी सकते हो आप यहाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पूरे में आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फोर्स किसके द्वारा है, ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बाकी तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आया, दैट इज माइनस तो लगा ही था ना, ठीक है, k⁴ इंटू -1/r प्लस 1/∞। आप मुझे ये बताओ 1/∞ क्या होता है? 0। ओहो, होता है ना, होता है ना, 0 तो होता है ना। 1/∞ क्या होता है? 0। हम भी अभी क्या लिख देंगे, 0। तो लिख दो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू k⁴ बाय r। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू k⁴ बाय r। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब सुनो, यहां तक क्लैरिटी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमको निकालना पोटेंशियल एट P। हमने वर्क निकाल ली, सबसे पहले हमने फोर्स निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हमको चाहिए थी वर्क। अब हमने वर्क निकाल ली, क्यों निकाला? क्योंकि हमको चाहिए पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। हम ऐसे ही गए शायद, इन्फिनिटी से P गए और एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क निकालिए। क्लियर, वेरी गुड। डिवाइड बाय Q0। थोड़ा साउंड हो सकता है, मैं मानता हूं, बस आखिरी ये कुछ नहीं बचा, हो गया। ओके, तो हो जाएगा V at P इज इक्वल्स टू k⁴ वर्क लिख रहे हैं डायरेक्ट अपॉन r और इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल। पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू kq बाय r। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस kq बाय r। क्या था बताओ? था डिफिकल्ट? बिल्कुल भी नहीं था, एकदम आसान था। समझ रहे हो, बड़ा सिंपल था। क्या ही था ये, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए क्या क्या है, ये क्या है? K है कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। क्लियर? और अगर इसकी आपको वैल्यू निकालना है किसी और मीडियम के लिए तो वो होती है K = 1/4πε0। ओके, Q क्या है? पॉइंट चार्ज। और R क्या है? R बताओ क्या है? ये है डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ठीक है, क्लैरिटी, ये समझ गए क्या होता है पोटेंशियल एट P। तो अगर आपको अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।